जुडिशल कमीशन का ऐलान हो गया, लेकिन पामाना लीक्स के बाद नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज बैरून मुल्क से पाकिस्तान पहुंच गए। हुसैन नवाज क्या कुछ लेकर आए हैं, बताएंगे आपको अब तक की बड़ी खबर। मुत्तहिदा के इंतहाई मजबूत विंग में भी दरार पड़ गई। राबता कमेटी की पहली खातून रुकन ने भी एमकेएम से राह जुदा कर ली। 3 बार मुसलसल रुकन सूबाई असेंबली रहने वाली बिल्किस मुख्तार भी पाक सरजमीन पार्टी में शामिल हो गई। मुस्तफा कमाल का दबाव है या खुद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दाखिली मसाइल? वजह जो भी है, मुत्तहिदा के तर्ज़े सियासत में तब्दीली आ रही है। लाइन्स एरिया के इलेक्शन के लिए पहले कोई और अब मकामी शख्स एमकेएम का उम्मीदवार है। NA 246 के बरक्स NA 245 के ज़िमनी इलेक्शन में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए बज़ाहिर कोई मुश्किल नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिल छोड़ चुकी और जमात इस्लामी मैदान ही छोड़ चुकी। और सिक्योरिटी मामलात पर ईरान और पाकिस्तान में इख्तिलाफ नहीं। पाकिस्तान में ईरानी सफीर मेहदी हुनरदोस्त ने ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान के दौरान खड़े होने वाले तनाज़े को ख़त्म कर दिया, मगर यह भी बता दिया कि ईरान को खबर लीक होने पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं। पाक ईरान ताल्लुकात मीडिया की वजह से ख़राब नहीं होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। जब से पानामा लीक्स हुए हैं, पानामा पेपर सामने आए हैं, उस वक्त से पाकिस्तान की सियासत में हलचल नजर आती है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कल तकरीर की। तकरीर के बाद एक जुडिशल कमीशन अनाउंस किया। ऑपोजिशन ने उस जुडिशल कमीशन को यह कहकर मुस्तरद किया कि रिटायर्ड जजेस पर मबनी जुडिशल कमीशन नहीं चाहिए, सर्विंग जजेस पर मबनी जुडिशल कमीशन चाहिए। हम आपको ताज़ा तरीन इतलात देते चलें। ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि वज़ीर आज़म के साहबजादे, जो हमारे अपने प्रोग्राम में भी मौजूद थे पिछले दिनों, सऊदी अरब से हमें ज्वाइन कर रहे थे, अब पाकिस्तान पहुँच गए हैं। उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि कोई भी अगर जुडिशल फोरम हुआ तो उसके सामने जाएंगे, सबूत रखेंगे। हमें इस वक्त आला हुकूमती ज़राए बताते हैं कि वो इस बात के लिए तैयार हैं। जब पाकिस्तान पहुँचे हैं तो इस बात की तैयारी करके पहुँचे हैं कि जिन सबूतों का वादा हमारे में किया था कि प्रोग्राम में नहीं मगर जुडिशल फोरम पर रखूंगा, वो सबूत हुसैन नवाज ज़रूर सामने रखेंगे अगर जुडिशल कमीशन उन्हें बुलाता है। वो यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान में हसन नवाज भी मौजूद हैं, लेकिन हुसैन नवाज इस हवाले से वो तैयारी करके आए हैं। जो सवालात हमने उनके सामने रखे, हमने उनके सामने ये सवाल रखा कि आप क्या इस बात का सबूत देंगे कि पाकिस्तान से एक भी रुपया, एक भी डॉलर आप बाहर नहीं लेके गए? उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं लेके गया। हमने ये सवाल रखा कि आप इस बात का सबूत देंगे कि आपने कितना कमाया, सऊदी अरब में जो स्टील मिल कमाई कितने में बेची, उससे छोटी स्टील मिल कितने में लगाई, उसमें से कितना पैसा बरतानिया ले गए और फिर अपना काम शुरू किया, क्या खरीदा, क्या बेचा, कितना मुनाफा कमाया? उन्होंने कहा सबके जवाब दूंगा, पूरे मनी ट्रेल का जवाब दूंगा, लेकिन आपके प्रोग्राम में नहीं दूंगा, किसी जुडिशल फोरम पर दूंगा। तो आला हुकूमती ज़राए बताते हैं कि वो ये तैयारी करके आए हैं कि जुडिशल कमीशन उन्हें बुलाता है तो वो इसका जवाब देंगे। वो वापस आ गए, वो जवाब भी दे देंगे, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो एक ऐसी सियासी हकीकत है जिसमें कीचड़ ही कीचड़ नजर आती है। वो मामला आपके सामने रखने से पहले, क्योंकि ये मामला सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साहबजादे का नहीं, 200 तकरीबन शख्सियात बताई गई हैं पाकिस्तान की, 200 से ज़ाहिद जिनका इसमें नाम आएगा और उनसे जुडिशल कमीशन तहकीकात करेगा। तो बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। पहला सवाल ये कि तमाम 200 शख्सियात से वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ तमाम 200 से ज़ायद जो पाकिस्तानियों का नाम है उनको बताना होगा कि इन ऑफशोर कंपनियों का मनी ट्रेल क्या था, इनमें जो आपने पैसा मुंतकिल किया उस पैसे का सोर्स क्या था, टैक्स कितना दिया, और क्या यह पैसा ऑफिशियल चैनल से यानी कि ऑफिशियल बैंकिंग चैनल से स्टेट बैंक के जरिए मुल्क से बाहर गया या हुंडी हवाले का इस्तेमाल किया गया। दूसरा सवाल जो ये सारी 200 शख्सियात को बताना होगा वो ये कि हुसैन नवाज तो कहते हैं कि मैंने ये सारा पैसा सऊदी अरब में स्टील मिल बेचकर कमाया, फिर पानामा में यही जरिया आमदनी उन्होंने क्यों नहीं बताया? ये जवाब उन्हें देना होगा कि उन्होंने ये क्यों कहा कि जो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो 60 साल खानदानी कारोबार है। ये क्यों नहीं बताया कि सऊदी अरब में जो स्टील मिल है वो उसका पैसा बेचकर मैं पैसा ला रहा हूँ और उससे कारोबार कर रहा हूँ। और दूसरों को भी बताना होगा कि उन्होंने क्या बेचा और क्या बेचकर यहाँ से पैसा बाहर लेके गए। 200 से ज़ायद लोगों को बताना होगा। तीसरा सवाल ये उठता है कि आप कहते हैं, वज़ीर आज़म के साहबजादे कहते हैं कि आपने बैरून मुल्क कारोबार 1999 की जलावतनी के बाद किया और इसी के बाद ये ऑफशोर कंपनी का मामला हुआ।
लेकिन आप पर ये इल्जाम तो 90 की दिहाई से लग रहे हैं। ये बताया जाए, हमने अपने कल के प्रोग्राम में भी रखा था कि 98 में भी ऑफशोर कंपनीज के बाहर बैरूनी मुल्क फ्लैट खरीदने के ये सारे इल्जाम मियां नवाज शरीफ पर लगे। तो 90 की दिहाई में जो ऑफशोर कंपनियां बनाई गई वो किसकी थी और उसकी तफसीलात क्या है। चौथा सवाल, आप कहते हैं नीलसन और नेस्कोल आपने 2006 में ली, लेकिन 2005 में जो किताबें शाया हुई, इसके अलावा जो आर्टिकल्स लिखे गए, उनमें मियां साहब पर इल्जाम लगा कि उनके पास ये दोनों कंपनियां हैं शायाशुदा किताबों में। तो कंपनियां 2006 में आपने ली, आप कहते हैं किताबें 2005 में छप गई, तो हुसैन नवाज को अपनी कंपनियों की मुंतकली है वो क्या अंदर से ही हुई है या किसी बाहर की शख्सियत से आपने ये कंपनियां खरीदी? अगर बाहर से खरीदी कि अब अंदर से नहीं खरीदी कि पहले ही मियां नवाज शरीफ या किसी और के पास ये कंपनियां थी और इनकी मिल्कियत आपको ट्रांसफर हो गई, ऐसा है? अगर ऐसा नहीं है तो 2005 में ये सारा का सारा मामला किताबों की जीनत कैसे बन गया? ये दोनों कंपनियां क्यों शरीफ खानदान से मंसूब हो गई? इस तमाम सूरत हाल पर हुकूमत का मौक़िफ़ मालूम करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर कीचड़ उछालते नजर आते हैं। आज तहरीक इंसाफ चाहती थी कि वज़ीर आज़म के खिलाफ करारदाद पंजाब असेंबली में पेश हो, और आपको बड़ी हैरानगी होगी, हैरानगी हो गई होगी पहले ही खबरें देखकर कि जो मेजॉरिटी नून लीग के पास है, एक तरफ नून लीग ये कहती है कि मियां नवाज शरीफ का तो नाम ही नहीं है, उनके साहबजादे का नाम है, वो पाकिस्तान में है नहीं, इसलिए उन्होंने कोई इलीगल काम नहीं किया। तो पंजाब असेंबली में जो करारदाद पनामा लीक्स के खिलाफ मंजूर हुई, इसको पता नहीं क्या क्या कहा गया। तो अगर मियां नवाज शरीफ का उसमें नाम नहीं और हुसैन नवाज का मियां नवाज शरीफ की सियासत से कोई राबता नहीं और हुसैन नवाज पाकिस्तान के कवानीन को जवाब दे नहीं, तो पंजाब असेंबली जो कि नून लीग शेर के निशान पर MPs इलेक्ट होकर आए हैं, वो किसकी सपोर्ट में आज करारदाद मंजूर कर रहे थे? ये सियासत में और असेंबली का किस किस्म का इस्तेमाल है कि जब जवाबदेही हो तो आप कहें मियां नवाज शरीफ का इसमें नाम नहीं है, मगर जब बात आए तो आप पनामा लीक्स के खिलाफ, जिसमें सिर्फ हुसैन नवाज साहब का, मरियम नवाज साहिबा का नाम है, आप करारदादें मंजूर करें और पंजाब असेंबली को इस्तेमाल करते हुए करारदादें मंजूर करें। दूसरी तरफ नून लीग की तरफ से आज बहुत सारे ऑफिसर्स का ये वर्जन आया कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं सर्विंग जजेस का, मगर जो धांधली का इलेक्शन कहकर जो जुडिशल कमीशन बना वो सर्विंग जजेस का था, उसका जो फैसला आया उसको कबूल करके ना कबूल किस तरह किया और खान साहब उसको नजरिया जरूरत और ये सारी बातें करते रहे, तो इस जुडिशल कमीशन का फैसला कैसे मान लेंगे? खान साहब क्या कह रहे थे, जरा सुनिए। इस तरह की तकरीर करना, मासूम सी शक्ल बना के और दुख भरी कहानी बता के कि कितने बड़े जुल्म हुए उनके माजी में, और वो जुल्म होते होते अरबों खरबोपति बन भी चुके हैं, लेकिन जुल्म भी होते रहे हैं, और फिर वो ये कहें कि ये जुडिशल कमीशन एक रिटायर्ड जज के नीचे बना के, तो वो इसको यानी लोगों के सामने लोगों की आंखों में धूल फेंक सकते हैं। कोई नहीं मानने लगा अब इसको। अगर कोई नहीं मानने लगा इसको, नून लीग ने एक इंटरेस्टिंग दिलचस्प काम किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें दानियल अजीज साहब के साथ कुछ मोहतरम शख्सियात भी, परवेज रशीद साहब और मोहम्मद जुबैर साहब जैसी शामिल थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और मामला डिफेंड कर रही थी। मोहम्मद जुबैर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद जुबैर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जुबैर साहब, आप एक ऐसी शख्सियत है जिन पे आज तक गलत कमाई का इल्जाम नहीं लगा, टैक्स छुपाने का इल्जाम नहीं लगा, बैरून मुल्क असासे बनाने का इल्जाम नहीं लगा, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम नहीं लगा। आप अपने आप को नहीं, आप पार्टी की क़यादत को, उनके बच्चों को डिफेंड कर रहे थे, बट बहरहाल मामला सीधा सीधा था, मामला क्लियर करते, पूरा फाइनेंशियल ट्रेल बताते, हकीकत सामने रखते। अगर आप के ख्याल में उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया कि कैसे पैसे कमाए, कैसे ये सारा मामला किया, उल्टा शौकत खानम पर और इमरान खान साहब के ऊपर आपने इल्जाम लगाना शुरू कर दिए, सियासी पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर दी। नून लीग साफ साफ अपना नाम क्लियर करे, मामला खत्म करे। सर शाहजेब, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और हम एज अ पॉलिटिकल पार्टी जब ये पनामा लीक पहली दफा मंडे की सुबह को सामने आए थे, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने अपने आप को पेश किया, हर चैनल पर हम गए, हमने तमाम सवालात के जवाब देने की कोशिश की। मुतमईन किया या नहीं किया वो अलग बात है। कल ट्यूसडे को भी पूरा दिन, पूरी शाम, पूरी रात ऐसा ही होता रहा। लेकिन जब एक पॉलिटिकल पार्टी है और हमारे भी मियां नवाज शरीफ के लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं, और अगर इमरान खान सबसे बढ़ के बाउंसर्स फेंकेंगे और बताने की ये कोशिश करेंगे कि जी ऑफशोर कंपनियां कैसे बन गई, ये कैसे हो गया और उनको रिजाइन कर देना चाहिए, तो फिर हमें भी जवाब देने की जरूरत है। और शाहजेब, आप भी अगर हमारी जगह हो तो आप भी ऐसे ही करें कि व्हाइल आई एम आंसरिंग ऑल दोज क्वेश्चंस जो हमें हमारे ऊपर फेंके जा रहे हैं,
हम भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मैं आपकी जगह हूं तो मैं अपना नाम क्लियर करूं, अपने सारी के सारे मामला अवाम के सामने रख के मामला खत्म करूं। अब आपने दो बातों के जवाब दी ना, दो पोर्शन है। एक आपने कहा कि जी आपको ऑफशोर कंपनी से इतना प्रॉब्लम है, इमरान खान साहब को कहा, तो शौकत खानम के पैसे ऑफशोर कंपनी के जरिए क्यों रखे गए? बिल्कुल वैलिड आर्गुमेंट है आपका कि अगर इतनी बुरी है तो शौकत खानम का पैसा कैसे लगा ऑफशोर में, ठीक है। मगर एक दूसरा कंपोनेंट भी है और वो है कि आप ये भी बताते कि सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है। शौकत खानम की अगर लगे भी और गलत इन्वेस्टमेंट हुई और किसी ऑफशोर कंपनी के जरिए लगा, मगर ये तो पता है ना कि शौकत खानम के पास पैसे आए कहां से, लोगों के एहतियात के, ज़कात के, खैरात के पैसे आए। आप ये भी तो बताएं फिर हुसैन नवाज के पैसे कहां से आए? ये वाला जवाब तो आप दे नहीं रहे कि सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, हुसैन नवाज के पैसे कहां से आए थे? एक तो बुनियादी फर्क है शाहजेब, बुनियादी फर्क है। हुसैन नवाज हो या मोहम्मद जुबैर या शाहजेब खानजादा, हमारे लीगल राइट्स कुछ हैं जो इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल हैं या नहीं है। वो लीगल राइट्स को अगर आप देखें तो इमरान खान इज अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान और मोहम्मद जुबैर इज अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और हमें इस मुल्क की जितनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करनी है, जो टैक्स रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डिक्लेरेशन हैं करनी है, चाहे वो पाकिस्तान में हमारी इनकम है, पाकिस्तान से बाहर है या जो। तो इमरान खान को जब हम सवाल पूछते हैं तो वो रेजिडेंट के तौर पर पूछते हैं। हुसैन नवाज जो है वो रेजिडेंट पाकिस्तानी नहीं है, जिस तरह लाखों पाकिस्तानी रेजिडेंट नहीं है। लाखों की तरह नहीं है, वो नॉन रेजिडेंट नहीं है मगर लाखों की तरह नहीं है। मैं फिर वो वजीर आजम पाकिस्तान के बेटे हैं और ऐसे वजीर आजम पाकिस्तान के बेटे हैं जिनमें 90 की दिहाई में इसी तरीके के ऑफशोर अकाउंट्स का इल्जाम लगता रहा है। ऐसे पाकिस्तान के बेटे हैं जिन्हें जब अपने एसेट्स जस्टिफाई करने होते हैं, कहते हैं हम साल से कारोबार कर रहे हैं, जब उनके 2012 के एसेट देखें तो 23-24 करोड़ रुपए नजर आते हैं। तो फर्क है। ये मामला समझदार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत बड़ी शख्सियत ने की है, वो मामला क्लियर कर सकते थे, साफ साफ बता सकते थे, जवाब देना पड़ेगा इस हवाले से तो सर। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं अभी जवाब देता हूं उसका, लेकिन हमें उम्मीद ये है कि एंकर्स हजरात जिस तरह से हमारे पर बौछाड़ करते हैं, तोपें चलाते हैं, तो इमरान खान साहब से भी पूछे ना कि इमरान खान साहब आपने 93 में टैक्स क्यों नहीं दिया था, टैक्स रिटर्न क्यों नहीं फाइल किया था? आप तो 50 साल के हो चुके थे। 94, 95, 96, 99, 2000, 2001, ये क्या सवाल उनको नहीं? क्योंकि जब वो आगे बढ़ के सबसे सवाल पूछ, इसलिए हम उनका वो रुख दिखाना चाहते हैं। जुबैर साहब, आप रिवायती सियासतदान ना होने के बावजूद माजरत के साथ इंतहाई रिवायती बात कर रहे हैं कि मेरी करप्शन पर सवाल उठाया है, दूसरे की करप्शन पर भी तो सवाल उठाए सर। जिससे सवाल उठाना होता है उससे सवाल उठाए जाते हैं। आप पार्टी की लीडरशिप को डिफेंड करने के लिए एक बिल्कुल रिवायती बात कर रहे हैं, अपनी सफाई बताने की बजाय। वी आर नॉट करप्ट। मैं अब आपको बता देता हूं, जो आपने सवाल प्रोफेशनल सवाल पूछा था कि जी बात ये, पहली बात तो ये है कि इस सारे मसले में दो चीजें हैं। एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा लीक्स में एक लफ्ज भी नहीं आया, तो प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल आप सेपरेट करते हैं। अब आता है कि उनके बेटों का, और बड़ा वैलिड आपका क्वेश्चन है कि उनके बेटों ने जो बिजनेस बाहर की है वो पैसे कहां से आए थे जहां से उन्होंने शुरू किए थे। ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है और ये पूछना भी का हक है और हमें बताना भी चाहिए। और शाहजेब, इसीलिए जो हमने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है जुडिशल कमीशन में, वो ये कोई पेपर्स एंकर हजरात को नहीं सेटिस्फाई हमने करना बैठ के कि हम पूरा ट्रेल बताएं, और उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। एज अ फाइनेंस पर्सन आई नो कि उसमें ये भी क्वेश्चन आएगा कि अच्छा जब यहाँ पैसा यहाँ से गया था, हमारा जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ये है कि यहां से कोई पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू नहीं गया था जिसको हुसैन नवाज या हसन नवाज ने इस्तेमाल करते हुए अपने बिजनेसेस को एस्टेब्लिश किया। दूसरी चीज, मैं यूके का बिजनेस का एनवायरनमेंट भी बता दूं, अगर आपका अच्छा बिजनेस बैकग्राउंड है, अगर आपकी क्रेडेंशियल्स हैं, तो आपको इवन अप टू 100% भी फाइनेंसिंग हो सकती है, 100% भी हो सकती है। इनके केस में 90% फाइनेंसिंग हुई। तो जुबैर साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आप जैसी सीनियर शख्सियात बैठी थी, यही बात डॉक्यूमेंट्स दिखाते, आपको एंकर्स पर एतराज है, यही बात दिखाते, मामला खत्म, मामला दफन, बात खत्म, आगे बढ़ते, इसी चीज का डॉक्यूमेंट दिखा देते। वो दिखाने में क्या मसला है? नहीं, एक तो शाहजेब, गिव अस बेनिफिट ऑफ डाउट कि आप ये पूछ रहे हैं कि 2000 या 99 या 2001 में आपने जो पैसा उन्होंने इस्तेमाल किया वो कैसे गया, कहां गया, वो डॉक्यूमेंट जो आप रेफर कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट निकालना, वो सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन बताना, वो ट्रांसफर जद्दा से या जहां दुबई से लंदन ट्रांसफर करना या जद्दा ट्रांसफर करना, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वी आर नॉट रनिंग अवे एंड यू आर देयर। आप हौसला रखें,
कि अभी 2 दिन में आप ये कह रहे हैं कि हम शाहजेब खानजादा के पास भी बैठ जाएं, काशिफ अब्बासी के पास भी दूसरे दिन बैठ जाएं, कामरान शाहिद के पास भी बैठ जाएं, और प्लस आपका तो फिर भी बैकग्राउंड है शाहजेब, मेरा ख्याल है 90% एंकर हजरात को तो बैकग्राउंड भी है टू अंडरस्टैंड ऑल थिंग कि जी कहां से पैसा कैसे जनरेट होता है या इक्विटी फाइनेंसिंग होती क्या चीज है। साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। लीगल पर्सपेक्टिव बड़ा अहम है क्योंकि जो कमीशन बना दिया है मियां, वो साबित कैसे करेगा? जो पनामा में अकाउंट्स हैं उनमें तो मसला यह है कि वो प्राइवेसी की वजह से कुछ इस कमीशन को बताएंगे नहीं। अब अगर ये 200 बिजनेसमैन को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि जी जो लीक्स में आया वो तो एक तरफ है, आप बताइए आपने कितने बाहर जाके एसेट बताए, अगर वो सच नहीं बताते तो पनामा से जाके इन्फॉर्मेशन ये ले नहीं सकते क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन देंगे नहीं, वो कहेंगे हम तो लीगली पाबंद हैं कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज नहीं करनी। तो ये सारा का सारा मामला इन्वेस्टिगेट होगा कैसे, किस तरीके से साबित कर पाएंगे कि टैक्स दिया नहीं दिया, मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं हुई? महमूद मांडवीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप लीगल एक्सपर्ट हैं इस हवाले से। बहुत शुक्रिया मांडवीवाला साहब। ये बताइएगा पैसे बाहर गए नहीं गए ये साबित कैसे होगा? ये कमीशन किस तरीके से साबित कर पाएगा, किस तरीके से आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा? देखिए ना, पहले तो ये तय कर लें कि ये जुडिशियल कमीशन नहीं है, ये एक नॉर्मल इंक्वायरी कमीशन है, क्योंकि जुडिशियल कमीशन में तो सिटिंग जजेस बैठते हैं, यहाँ पे सिटिंग जजेस का तस्वर नहीं किया गया। और जो ये इंक्वायरी कमीशन बैठेगी विद इन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, तो इसके पास पूरे पावर्स हैं ऑफ अ सिविल कोर्ट, जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में है। तो विद इन पाकिस्तान तो ये किसी को भी समन कर सकता है, किसी की भी इन्फोर्स कर सकता है अटेंडेंस, किसी को भी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने को कह सकता है, किसी को भी एविडेंस के लिए बुला सकता है। तो यहाँ पावर्स तो इसके पास सारी इन्वेस्टिगेशन के हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। और सब अगर पाकिस्तान की टेरिटरी में, मिसाल के तौर पर वो किसी एक बिजनेसमैन को बुलाते हैं और कहते हैं कि हमें अपनी बैरून मुल्क जायदाद की तफसीलात दें, वो आधी तफसील दे आधी ना दे, पनामा तो किसी भी तरीके से पाबंद नहीं है कि वो सारी की सारी तफसीलात दे दे, तो और जितने पैसे, जितने लीक्स में डॉक्यूमेंट आ गए उसमें किस तरीके से पैसे ट्रांसफर किए, किस तरीके से नहीं किए, ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा, क्या क्या असासे हैं, किसके नाम पर हैं, कैसे पता चलेगा जब तक लीक्ड इंफॉर्मेशन मुकम्मल ना हो, अगर इसके अलावा भी कुछ इंफॉर्मेशन हो? वो तो सर ये बेसिकली तो आप जो कह रहे हैं कि जिसको बुलाया जाएगा उसको तो ऑन ओथ एफिडेविट देना पड़ेगा कि जी उसके कितने एसेट्स बाहर हैं, और अगर वो डिस्क्लोजर नहीं करता है और वो कंसीलमेंट पे चली जाती है बात, तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन बाहर ले जाना तो एक पूरा जुडिशियल प्रोसेस है जो चलेगा। एक आप डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं किसी आउटसाइड द टेरिटरी के अंदर कि आप जी ये इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट सप्लाई करें। बड़ा साहब आप ये कह रहे हैं कि जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है इसके तहत जो भी 200 लोग हैं, ये जो भी हैं, इन पर साबित हो सकता है या गैर कानूनी काम किया है? ऑफशोर अकाउंट खोलना तो गैर कानूनी है नहीं, मगर पैसे कैसे ट्रांसफर किए थे, टैक्स थे नहीं थे, ऑफिशियल चैनल से किए थे नहीं किए थे, ये काम आसान नहीं होगा कमीशन के लिए। सर इसीलिए इसको नॉर्मली जो कमीशन होते हैं वो हमने पहले भी देखा है कि उनकी अल्टीमेटली जो रेट होती है और जो उनकी फाइंडिंग्स होती हैं वो कहीं जाती नहीं है, और इसीलिए बेहतर ये होता कि कोई इस तरह की बॉडी को अपॉइंट करते जो ज्यादा इंडिपेंडेंट होती और जो ज्यादा इफेक्टिव होती और जिसका बाइट ज्यादा होता, और वो विद इन द पाकिस्तान अवेलेबल है एट द एंड ऑफ द डे, जिसको इतना, जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि जो इतना कर्टेल्ड, जिसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इतनी कबाहतें नहीं होती। बहुत शुक्रिया मांडवीवाला साहब हमारे साथ मौजूद थे। जब तक इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है पनामा तो कोऑपरेट करेगा नहीं, और अगर मनी लॉन्ड्रिंग इस्टेब्लिश हो जाए कि मनी लॉन्ड्रिंग से पाकिस्तान से पैसा बाहर गया, फिर शायद उनकी तरफ से कोऑपरेशन हो भी, फिर वो तफसीलात बताएं भी, मगर ये इस्टेब्लिश होगी कैसे, कमीशन कर सकता है नहीं कर सकता, मांडवीवाला साहब की राय इसके बिल्कुल बरक्स नजर आती है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। पहली खातून और ऐसी मरकजी नोयत लेवल की खातून जो कि अल्ताफ सिद्दीकी साहब के करीब रही, टॉप लीडरशिप में रही, वो छोड़ गई हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को। उनसे बात करेंगे कि क्या वजह बनी कि उन्होंने पार्टी छोड़ी है, अपनी एमपीए की सीट छोड़ी है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में बात करेंगे मुस्तफा कमाल की, जिनकी पार्टी में आज एक मुनफरिद और अहम शमूलियत हुई है। राबता कमेटी की पहली खातून रुकन और अहम तंजीमी ओहदेदार बिल्किस मुख्तार ने भी मुत्तहिदा से राहें जुदा कर ली। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए बड़ा धचका है, क्योंकि खवातीन विंग को मुत्तहिदा का मजबूत विंग समझा जाता है। इस विंग ने हर बुरे वक्त में मुत्तहिदा के लिए वो किया
जो मर्द कारकुन ना कर सके। इस विंग में बिल्किस मुख्तार की वही हैसियत रही है जो मुत्तहिदा में अनीस कायम खानी की थी। यह तक कहा जाता रहा कि वो खवातीन विंग की अनीस कायम खानी है। बिल्किस मुख्तार मुत्तहिदा खवातीन की विंग की सरकर्दा रहनुमा ही नहीं, 2002 से अब तक मुसलसल मुत्तहिदा की टिकट पर सिंध असेंबली की रुकन भी मुंतखब होती रही हैं। खुद मुत्तहिदा के कायद की करीबी और काबिल एतमाद साथी समझी जाती रही हैं और ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि वो पार्टी इस तरीके से छोड़कर मुस्तफ़ा कमाल के साथ खड़ी होगी। मुत्तहिदा पर जब भी आजमाइश आई, बुरा वक्त आया और इसे अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत पड़ी तो खवातीन विंग ने मुत्तहिदा को संभाला। 92 के ऑपरेशन के दौरान जब मर्द कारकुन गिरफ्तारी और मुखालिफिन के हमलों के खौफ से जेर ज़मीन चले गए, 90 कोई नहीं जाता था तो खवातीन कारकुनान आगे आई। 90 खोलना, बंद करना, उसे चलाना, ये काम खवातीन ने किया। खवातीन में विंग ने मुत्तहिदा के मरकज़ 90 का कंट्रोल संभाला। इन खवातीन में बिल्किस मुख्तार भी शामिल थी। बगैर किसी मर्द कारकुन के मुत्तहिदा की तंजीम को भी संभाला। सिर्फ यही नहीं, खवातीन कारकुन ऑपरेशन के खिलाफ सड़कों पर भी निकली, एहतजाज भी किया, तशद्दुद का निशाना भी बनी, मगर मुत्तहिदा से वाबस्तगी ना छोड़ी। ये सब आप इस वक्त स्क्रीन पर मनाजिर देख रहे हैं। आपने सिर्फ खवातीन के जलसों का सुना होगा, मगर खवातीन ने मर्दों की गैर मौजूदगी में जनाजे भी निकाले। आपने ये तो सुना होगा कि मुत्तहिदा के बहुत बड़े बड़े जलसे होते थे, मगर ये वक्त भी गुजरा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर और ज़ाहिर मुश्किल वक्त था और काफ़ी ज़्यादतियाँ भी उस वक्त में हो रही थी कि जनाजे उठे और खवातीन ने उठाए। मुत्तहिदा के क़याम से अब तक खवातीन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए अहम रही हैं। जहां मुत्तहिदा की खवातीन ने 92 के ऑपरेशन में अहम किरदार अदा किया, वहीं मुस्तफ़ा कमाल की आमद के बाद खवातीन ही मैदान में निकली। हैदराबाद हो, मीरपुर खास, मुस्तफ़ा कमाल को मुत्तहिदा की खवातीन कारकुनों के एहतजाज का सामना करना पड़ा। मुत्तहिदा का जलसा हो या इंतखाबी मुहिम, खवातीन आगे आगे रही और मुत्तहिदा का ये खासा रहा कि वो फ़ख्र से ये बात बताती रही कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के जब वो यहाँ थे, जलसे हुआ करते थे, वो कहते थे कि ये खवातीन का कराची का नहीं, पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा जलसा है। और जिस जलसे के बारे में उन्होंने 1989-85 में ये कहा, उस जलसे के मनाजिर आप इस वक्त अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि खवातीन ने मुत्तहिदा से वालेहाना वाबस्तगी का इजहार किया, बल्कि मुत्तहिदा ने भी खवातीन को ख़ास अहमियत दी। मुत्तहिदा ही ने मुल्क में पहली बार खवातीन का तारीख साज जलसा किया, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। 15 जुलाई 1988 को होने वाले जलसे में हज़ारों खवातीन ने शिरकत की और खवातीन कारकुनों का जोश और जज्बा आप खुद देख और सुन सकते हैं। फिर जून 2005 में और 19 फरवरी 2012 में भी मुत्तहिदा ने एक बार फिर खवातीन का तारीख साज जलसा किया, जिसमें हज़ारों खवातीन शरीक हुई और ये क्रेडिट बिलाशुबा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और उनके कायद अल्ताफ़ हुसैन को जाता है कि उन्होंने कराची की सियासत में ये ट्रेंड लाए। वो खवातीन का अहम किरदार उनकी क़यादत में आया और ख़वातीन बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हुई और उनको पॉलिटिक्स में मुकाम मिला। लेकिन अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इंतहाई मजबूत समझे जाने वाले विंग में पहली मगर अहम दरार पड़ी है, जो आइंदा मुत्तहिदा के लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकती है। अहम रहनुमा रही, अल्ताफ़ हुसैन साहब के करीब रहीं और यह भी कहा जाता था कि अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब से कोई दो टोक बात कर सकती थी तो बिल्किस मुख्तार उनमें शामिल थी, बड़ी अहम रहनुमा थी। हमारे साथ मौजूद है बिल्किस साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और आप बहुत करीबी साथी समझी जाती थी, मुश्किल वक्त में भी खड़ी हुई। ये जो आज आपने बातें की हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यहाँ तक कह दिया कि पहले मैं कहती थी कि अब ना हो हमारे बाद अल्ताफ़, अब मैं कहती हूँ हम ना हो हमारे बाद पाक सरजमीन शादबाद। ये सारी बातें अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से और ये सारा माइंड आपका पहले बना हुआ था या मुस्तफ़ा कमाल साहब के मुंह से आपने सुनी, आपको नई नई बातें पता चली, आपका नया नया माइंड बना, फिर आपने फैसला किया? नहीं, देखिए बिल्कुल पहले से पता था और इस हवाले से अल्ताफ़ हुसैन साहब खुद जानते हैं कि मैं उनको लेटर लिखती रही हूँ, उनको मैं मुतला करती रही हूँ, आवाज़ बारहा उठाती रही हूँ, कभी मेल भेज के DHL के ज़रिए, कभी फैक्स के ज़रिए, कभी फ़ोन के ज़रिए कि मट्टी पलीत हो रही है आपके अपने नाम की और कौम के नाम की, खुदारा होश कीजिए, खुदारा ये कीजिए, खुदारा वो ना कीजिए। ये चीज़ें मुझ समेत वहाँ पर बैठे हुए हर शख्स को पता हैं। और 90 पर इवन राब्ता कमेटी के कमरे में और ऑफिस के अंदर, निजी महफिलों में, घरों के अंदर ये सब डिस्कशन सब करते हैं, क्या ख़वातीन क्या मर्द।
हाँ, मुस्तफ़ा भाई की बात से ये फर्क जरूर मुझे पड़ा। मगर बकीर साहब मुझे बताइए, आपने कहा लिखती रही, अल्ताफ हुसैन साहब इस बात के लिए मशहूर हैं कि वो कारकुनों से बाकायदा तौर पर करस्पॉन्डेंस रखते हैं, कारकुन लिखें, फैक्स करें, एक्शन लेते हैं, जवाब देते हैं। तो जवाब नहीं मिले कि आपको अल्ताफ हुसैन साहब को, अगर मिले तो क्या मिले? नहीं जी, मैं उन्हीं अल्ताफ हुसैन साहब को मिस करती हूँ कि पहले ये इस तरह के कायद थे कि पहले जब शुरू में मैं, हालांकि उस वक्त काफ़ी कम उम्र थी, मैं जो मशवरा कोई देती थी तो फ़ौरन जो है उसको लेते भी थे। मैं बिल्कुल सच बात बोलूँगी, और जो है वो उसको अमली जामा भी पहनाया जाता था, या मुझ जैसे कारकुन कोई भी उनको एडवाइस करते थे तो वो सुनते थे। मगर आज के जो अल्ताफ हुसैन हैं वो पता नहीं ना जाने किस चीज़ में गुम है कि वो ना तो सुनते हैं। ये मुझे मालूम हुआ है कि मेरी चीज़ें पहुंचती रही हैं, वो पढ़ते भी रहे हैं, मगर बजाय ये कि कोई पॉजिटिव लेते हैं। मैंने मिन्नत समाजत तक की है, मगर फ़ोन किए हैं, मिन्नत समाजत तक की है कि आप एक तरफ बोलते हैं, दूसरी तरफ जो है आप उसको डिनाई कर रहे होते हैं, उसकी तावीलें दे रहे होते हैं, माफ़ी मांग रहे होते हैं। तो खुदारा कौम को जो है वो जो कहता है वो करता है। अल्ताफ हुसैन कहाँ चला गया, ये सब मैं बोलती रही हूँ। मुझे बताए, आप बोलती रही हैं 90 पर दूसरे भी सीनियर रहनुमा हैं, आप भी बहुत सीनियर रहनुमा हैं, आपकी पार्टी के लिए एफर्ट है, कुर्बानियां हैं। वो दूसरे तो मीडिया पर जाके डिफेंड कर रहे हैं ना पार्टी को, वो तो अभी तक अल्ताफ हुसैन साहब के साथ उसी तरह खड़े हैं, आप नहीं खड़ी। तो उनकी सोच और आपकी सोच अलग है, या आप जब उनसे बात करती थी प्राइवेटली, मीडिया पर नहीं, प्राइवेटली, तो उनकी राय क्या होती थी, क्या कहते थे वो? शाहजेब, बिल्कुल यही राय है जैसे डिस्कशन बंदा करता है बैठ के, वहाँ डिस्कशंस बिल्कुल चलती हैं, इख्तलाफ भी करते हैं, मगर कोई मुंह पे बोल नहीं पाता। एक जो वो चमचागिरी वाला, चापलूसी वाला, मदा सराय वाला जो मिजाज बन चुका है वहाँ के जिम्मेदारान का, वो है। या ये कह लीजिए कि खौफ है कि उनसे इज्जत छिन जाएगी, खौफ है कि जान ना चली जाए, खौफ है कि रिज़्क़ ना छिन जाए, नौकरियाँ दी है या कुछ भी। तो ये खौफ दिल से निकालेंगे तो मैं आपको बता रही हूँ बड़ी बड़ी शख्सियतें यहाँ पे होंगी। आपके लिए बड़ी शख्सियतें यहां पर होंगी, मगर उससे पहले आप ये बताइए, 25-30 साल की एसोसिएशन पार्टी के साथ, और उस एसोसिएशन में 90s का ऑपरेशन, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खड़ी हुई, आप मुत्तहिदा के साथ खड़ी हुई, लड़ी हैं आप, बाकायदा तौर पर पार्टी के लिए आपने स्टैंड लिया, और आज आप पार्टी छोड़कर मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास आई हैं, पूरा वक्त इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ गुजारा है। आपको ये इस बात का यकीन है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब पर जो इल्ज़ाम लग रहा है वो दुरुस्त नहीं है? अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब के पीछे इस्टेब्लिशमेंट हो, आप तो सारा का सारा लाइफ आपने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और मुत्तहिदा के साथ अगर आप रहीं, 90s का कह लीजिए, 2002 के से 2008 के बाद ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट और मुत्तहिदा साथ साथ थे, आपको यकीन है कि मुस्तफ़ा कमाल इस्टेब्लिशमेंट का अलाकार नहीं बन रहे? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट अगर होती, मैं भी जो ये बात कह रही हूँ कि 30 साल जद्दोजहद मेरी भी, और मैं बहुत छोटी उम्र से तहरीक का काम करती रही हूँ, और मुस्तफ़ा भाई भी 90s में उन्हीं हालात में इन्होंने भी सब कुछ फेस किया और डाई हार्ड बंदे थे। मुस्तफ़ा भाई मेरा सगा खून नहीं है, मेरे ब्लड रिलेटेड नहीं है, मेरा माजाया नहीं है, मगर यकीन कीजिए मैं अगर बोलूँ, सच बोलूँ, भवांगे दहल बोलूं, तो वो अभी भी बहुत कुछ छुपा के बोल रहा है, बहुत कुछ दबा के बोल रहा है, बहुत कुछ लिहाज करके बोल रहा है। और हाँ, मैं अपनी तमाम इज्जत, अपनी 30 साल जद्दोजहद, अपनी डाई हार्डनेस, अपने सब कुछ कर रही हूँ, तो यकीनन बहुत कुछ गलत देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा, तो ही मैंने इतना बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है। नहीं, मेरे लिए कोई आसान फैसला नहीं था ये। नहीं बिल्कुल साहब, मगर ये बताएं ना, देखें आप जज्बाती हो रही हैं, आप बेशक थोड़ा वक्त ले लीजिए। मैं अगर आपसे सवाल इस वक्त कर सकूं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि 92 के ऑपरेशन में जब मर्द सामने ना आ रहे हों, 90 खोलने वाली खवातीनों में जो फ्रंट पर रही हों, लेट 90s में आपका बड़ा किरदार रहा हो, अफसोस की बात है और कि मुत्तहिदा में ऐसा वक्त आया कि खवातीन ने भी जनाजे उठाए, और वो ज़ाहिर मुश्किल वक्त था, वो सारा वक्त आपने देखा है, वो मुश्किल वक्त था मुत्तहिदा का, लगता था खत्म हो जाएगी, रिकवर किया। तो आपको आज क्यों नहीं लगता कि इस मुश्किल वक्त से रिकवर हो जाएगी? आपने क्यों मुत्तहिदा छोड़ी? शाहजेब, मैं आपको बता तो रही हूँ कि बंदा बोल बोल के थक जाए, समझा समझा के थक जाए। कहाँ गए वो अल्ताफ हुसैन जो है कल तक जो है वो कारकुनों के लिए जागते थे और तड़पते थे। मैं
उस अल्ताफ हुसैन को नहीं पा रही थी, वो नज़रियात नहीं पा रही थी, कोई रमक बाकी नहीं है उस चीज़ की जिस चीज़ के पीछे चले थे। वो मंशूर कहाँ गया, वो मंजिल कहाँ गई, वो पैगाम कहाँ गया, तो वो मकासद कहाँ चले गए, वो अल्ताफ हुसैन कहाँ चले गए। जब मैंने देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं है तो और क्या फैसला करती, मैं घर बैठ के मुजरिमों की तरह बैठ जाती? नहीं, मुझे जद्दोजहद करनी थी, मुझे अपने लोगों के लिए, अपने उर्दू स्पीकिंग के लिए, पाकिस्तान के हर कौम बच्चे के लिए खिदमत करनी है। मैं एक दो ज़ाहिर सवाल जरा इस नई पार्टी के हवाले से भी करना चाह रहा था आपसे, मगर आपके लिए मुश्किल फैसला है, आप जज्बाती भी हो रही है वो, फिर कभी सही। बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज शो में ज्वाइन करने के लिए। बिल्किस मुख्तार साहब हमारे साथ मौजूद थी। एक इमोशनल एसोसिएशन गैर मुत्तहिदा के हर कारकुन की होती है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से 90 से जिसकी 80 से जिसकी रफाकत रही हो। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे। कराची में कल एक इलेक्शन हो रहा है और फिर लगता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहुत आसानी से जीतेगी, तहरीक इंसाफ बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पाएगी, जमात इस्लामी मैदान में है ही नहीं। ये इस वक्त तासुर नज़र आ रहा है। इस पर ज़रा बात करते हैं और PTI से भी बात करेंगे कि इमरान खान ने इस दफ़ा आना भी मुनासिब नहीं समझा कराची के इलेक्शन में, कैंपेन करना भी क्यों। एक ब्रेक के बाद 26 सालों बाद अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की फैसला साजी में तब्दीली नजर आ रही है। और क्या ये तब्दीली इस वजह से है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बाकायदा तौर पर फैसला किया है कि कारकुनों की नब्ज पर हाथ रखकर फैसले होंगे, कुछ तब्दीलियां होंगी। गुज़िश्ता दिनों हमारे ही प्रोग्राम में पाक सरज़मीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा था कि अब MQM में कारकुन को इज्जत मिल रही है। क्या कह रहे थे, जरा सुनिए। MQM के कारकुनों को और जिम्मेदारों को, इंक्लूडिंग फारूक सत्तार को, उसको ना हमारा, मेरा और अनीस भाई का करना चाहिए शुक्रिया अदा। जिस दिन से हम आए इन लोगों की इज्जत हो गई है, वरना इनकी से नीचे तो बात नहीं करते थे वो है, और लाइव टीवी के सामने, कैमरों के सामने अब इनकी इज्जत हो गई। इनसे आप जनाब बेटा कैसे हो, उसकी 25-25 साल की जो 20 साल पहले भी बंदा मर गया उसकी भी ताज़ियतें कर रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब बैठ के। मुस्तफ़ा कमाल की ये बात और PS 115 से कारकुनान के इसरार पर मकामी उम्मीदवार की नामजदगी क्या बता रही है। क्योंकि आज से पहले ये हुआ कि लाइन्स एरिया हो, PS 115 हो, इसमें जो अल्ताफ हुसैन साहब ने कह दिया, जो उम्मीदवार नॉमिनेट हो गया, सेक्टर ऑफिस, यूनिट ऑफिस, सब उसके लिए कैंपेन करते थे, वोटर उसे वोट दे देते। मगर इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। एक उम्मीदवार नॉमिनेट हुआ, कहा गया कि मकामी रहनुमाओं ने कहा कि ये कबूल नहीं, फिर दूसरा मकामी वहीं का उसी एरिया का रहनुमा नॉमिनेट किया गया। मौजूदा सूरत हाल में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुन की नाराज़ी, अपने कारकुनों की क्या नाराज़ी मोल नहीं लेना चाहती। क्योंकि आज से पहले MQM में आला क़यादत और ख़ासतौर पर MQM कायद पार्टी मामला से मुताल्लिक जो फैसला कर लेते वो पे आखिर होता। चाहे नबील गबूल को MQM में शामिल करना हो, शामिल करके 90 के मेन एरिया से इलेक्शन लड़ाना हो, उस वक्त भी पार्टी के कुछ रहनुमा अंदर खाने ये कहते नजर आए कि हम इस फैसले से खुश नहीं, बट जो अल्ताफ हुसैन साहब ने कह दिया वो हो गया। मुख्तलिफ ऐसे लोग सेनेटर्स बने जिनका शायद पार्टी से दूर की रफाकत नहीं थी, बैरिस्टर सैफ साहब उनमें शामिल हैं। उन्होंने जो कह दिया, अल्ताफ हुसैन साहब ने, इलेक्टेड नुमाइंदों ने उसी को वोट दे दिया, MPs ने, और वो बन गया। आमिर खान साहब पार्टी में आए और पार्टी के रहनुमा इस बात से भी खुश नहीं थे, मगर अल्ताफ हुसैन साहब ने कह दिया, मामला हो गया। लाइन्स एरिया का उम्मीदवार क्यों बदलना पड़ा, मामला क्या है, पूछते हैं कसीम सही से। कसीम, बहुत शुक्रिया। ये क्या हुआ, क्या मामला है? जी बिल्कुल, PS 115 कराची में सूबाई असम्बली का जो हल्का है वहाँ पर MQM पर जो दबाव है वो सिर्फ बैरूनी ही नहीं बल्कि अंदरूनी भी है। और अंदरून खाना एक और कहानी जो है वो जन्म ले रही है। इस मामले का आगाज़ हुआ जब MQM ने PCHS के रिहायशी अपने कारकुन को लाइन्स एरिया से खड़ा करना चाहा, जो कि PS 115 है। उस पर वहाँ पर उन्होंने हसन मशहूद, जो कि नामजद पहले उम्मीदवार थे MQM की जानिब से, उन्होंने 2 कॉर्नर मीटिंग्स भी अटेंड कर दी और उनकी जो तस्वीर थी वो वेबसाइट पर जारी भी की गई। लेकिन लाइन्स एरिया के अवाम की जानिब से ये रद्द अमल देखने में आया एक दबाव की सूरत में कि दीगर शहर के इलाकों से उम्मीदवार लाकर यहाँ से MPA बना दिए जाते हैं, चाहे वो रऊफ सिद्दीकी हो या फिर वो रजा हारून हो। इस बार ऐसा नहीं होगा और जो ये धारा है इसको उल्टा ही बहना होगा। उसके बाद जब हतमी फहरिस्त भी जारी हो चुकी थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसके एक हफ्ते बाद MQM ने अपना उम्मीदवार तब्दील किया और इनकी हसन मशहूद की जगह फैसल रफीक को, जो कि रिहायशी हैं लाइन्स एरिया के, उनको टिकट दिया गया। यकायक वेबसाइट पर से और सोशल मीडिया पर से हसन मशहूद की जो तस्वीर थी उनको भी जो है वो हटा दिया गया और इस मामले को एक गलती का नाम दिया गया। इस मामले पर दीगर सियासी जमातों ने भी इलेक्शन कमीशन में एतराज़ दाखिल कराया कि आया ये कैसे हो सकता है कि एक सियासी जमात हतमी फहरिस्त जारी होने के एक हफ्ते बाद अपना नामजद उम्मीदवार जो है वो उसको तब्दील करे। तो आप देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। कसीम बता रहे थे कि ये अचानक ही हुआ और ये मकामी क़यादत के इसरार पर हुआ। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत
बिल्कुल इंटरेस्ट लेती नजर नहीं आती। इन बाई इलेक्शन में दावे जरूर करते हैं, मगर ऐसा लगता है कि अली जैदी साहब और कुछ मकामी रहनुमा ही इस इलेक्शन में कुछ कैंपेन या कोशिश करते नजर आते हैं। इमरान खान साहब ने आना मुनासिब नहीं समझा, कैंपेन करना मुनासिब नहीं समझा, कराची में खौफ की फिजा खत्म करने की, एक मुतबादिल बनने की बात जरूर की जाती है। अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे क्योंकि एक अजीब मामला नजर आता है। ऐसा भी लगा कि जैसे खुद कराची की क़यादत में इख्तलाफात हैं, कोई कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहा है, कोई कहीं तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस एक वक्त में बुलाई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ देने के लिए। ये सारे मामलात हुए, इतने इख्तलाफात क्यों? अली जैदी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। खान साहब इस वक्त इंटरेस्ट लेते नजर नहीं आते कि खान साहब को एहसास हो गया कि कराची में अब पोटेंशियल नहीं रह गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, और कराची के वोटर ने अब नहीं आना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। शाहजेब, बड़ा ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन आपने किया है। पहले तो मैं माजरत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आपके ज़राए ने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि कोई पीटीआई के अंदर कोई ग्रुपबाजी हो गई है कराची में, ये बिल्कुल आपके ज़राए गलत हैं। जरा दोबारा जाके चेक करें। आप अपनी बात पर कायम रहें, मैं अपने ज़राए पर कायम रहता हूँ, कैसा ही है। आप जरूर कायम रहे, लेकिन अब मेरा हक है डिसएग्री करने का, एग्री करने ना करें, आपकी मर्जी। और जहां तक इमरान खान साहब का, चेयरमैन साहब का कराची आना या ना आना, और कैंपेन को किस तरह चलाना, किस तरह उठाना या किधर स्लो चलाना, क्या करना, ये एक हमारी स्ट्रैटेजी है। हो सकता है कामयाब हो सकता है ना कामयाब हो, ये तो पता चलेगा इलेक्शन के बाद। मगर कैसे आपकी स्ट्रैटेजी कामयाब हुई, कैसे वक्त में जब मुस्तफ़ा कमाल कराची आए हैं, मुत्तहिदा के कायद पर उन्होंने बड़े हमले किए हैं और इतना हमला किया है, और वो कहते हैं कि मैं कामयाब हो रहा हूँ, एक्सपोज कर रहा हूँ उनको, और वो खुद बाई इलेक्शन में नहीं खड़े हो रहे हैं। आपके पास एक चांस है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ एक कैंपेन करने का, उसमें खान साहब आते नहीं है। पुरानी स्ट्रैटेजी ने काम नहीं किया जिसमें खान साहब आए थे, NA-246 बल्दियाती इंतखाबात में बुरी तरीके से मुत्तहिदा ने हराया, तो नई स्ट्रैटेजी क्या करेगी जिसमें खान साहब आपका लीडर ही नहीं आ रहा? खान साहब हमारे साथ बिल्कुल खड़े हैं। देखिए, मुस्तफ़ा कमाल जो वोट काटेंगे ना, वो हमारे नहीं काटेंगे, वो MQM के ही काटेंगे। देखिए, क्योंकि कैंपेनिंग का टाइम कम था और हम इलेक्शन डे साइंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, और जब खान साहब कराची आते हैं तो सारे माशाल्लाह, क्योंकि खान साहब की पर्सनालिटी ऐसी है और वो जिस कद के लीडर हैं, पूरा कराची पीछे लग जाता है और हमारी कैंपेन में डिस्टर्बेंस होती है, बिकॉज अभी वी आर स्टिल गोइंग इन। अल्ताफ हुसैन साहब कौन से कराची आके कैंपेन कर रहे हैं MQM के लिए, जरा ये मुझे बता दें। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है, अली जैदी साहब बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज से पहले ताना यह था कि अल्ताफ हुसैन साहब पाकिस्तान आके कैंपेन क्यों नहीं करते अपनी पार्टी के लिए। अल्ताफ हुसैन साहब एक ताना थे मुत्तहिदा के लिए, आपने मिसाल बना दिया अपने लिए कि वो नहीं आते तो इमरान खान साहब भी नहीं आएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग वक्त है PTI के लिए कराची में। नहीं, आ जाए ना। मैं तो अल्ताफ हुसैन, मैं तो ये टीवी शोज पे कहता रहा हूं कि प्लीज अल्ताफ हुसैन साहब की सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से लाहौर के उनकी तकरीरें खोलते हैं, हमारे लिए बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। जब वो बात करते हैं तो पूरे सारों को और नजर आता है कि वो भाई साहब बात क्या कर रहे हैं। बट अली साहब, आप कराची के रहनुमा, कराची में आपने बल्दियाती इंतखाबात में भी मेहनत की, अब भी मेहनत कर रहे हैं। आप जेन्युइनली नहीं समझते कि खान साहब का जो पंजाब में फोकस है, जो KP में फोकस है, वो फोकस कराची के अमन की, कराची को निजात दिलाने की खान साहब बहुत बात करते हैं, वो उसकी जरूरत है, खान साहब नहीं कर रहे हैं। आप नहीं समझते कि उस तरीके से फोकस नहीं कर रहे? मैं बिल्कुल ये समझता हूं, लेकिन जो देखें, दो स्ट्रगल्स होती हैं हर पॉलिटिकल पार्टी में। एक एक्सटर्नल स्ट्रगल होती है, एक इंटरनल स्ट्रगल होती है। जो भी जब पार्टी होती है, आप अमेरिका में चले जाए, वो हिलरी क्लिंटन को या रिपब्लिकन को, ट्रंप को पहुंचने के लिए वो एक इंटरनल स्ट्रगल है, उसके बाद एक्सटर्नल स्ट्रगल शुरू होगी। मैं बिल्कुल समझता हूं, लेकिन मैंने पार्टी के अंदर अगर मैंने किसी से कहा कि आए और जो मैं इंपॉर्टेंस के लिए कराची की जंग लड़ रहा हूं, वो अलग है। जरूर आना चाहिए था और आना चाहिए था। हम तो चाहते हैं खान साहब, जैसे मैं चाहता हूं कि कराची में ज्यादा टाइम गुजारे, वो बलोचिस्तान वाले भी चाहते हैं, KPK वाले भी चाहते हैं, वहां तो खैर ज्यादा गुजारे क्योंकि हमारी हुकूमत भी है, पंजाब वाले भी चाहते हैं, सब चाहते हैं। लेकिन एक इंसान है, इतनी जगह जाता है, अब कोई चीजें हमने खुद भी करनी है। इस दफा एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है साहब कि आप बड़ा क्लेम कर रहे थे बल्दियाती इंतखाबात में हम जीतेंगे, NA-246 में बड़े क्लेम किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इस दफा तो आप ये दावा भी नहीं कर रहे कि आप जीतेंगे। आपको भी साफ साफ नजर आ रहा है कि मुत्तहिदा आसानी से जीत जाएगी। मैं तो ये भी क्लेम नहीं कर रहा कि हम हारेंगे। ये कौन क्लेम करता है कि नाजरीन मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं और मैं हारूंगा? ये कौन क्लेम करता है? सब जीतने का ही क्लेम करते हैं अली जैदी साहब।
नहीं तो ये मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ना मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि मैं जीतूंगा, ना मैं क्लेम कर रहा हूं मैं हारूंगा। मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि हमने जो हम कर सकते थे, कैंडिडेट्स अच्छे पढ़ लिखे खड़े किए, हमारी इलेक्शन डे की स्ट्रैटेजी पूरी तैयार है, हम जितनी कैंपेन हैंडशेक कैंपेन कर सकते थे हमने की, दोनों कैंडिडेट्स ने की। अली साहब बहुत शुक्रिया, अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। इलेक्शन होगा, देखते हैं कौन जीतता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।